बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारे एकेडमिक्स से थोड़ा हट के होगा। ये वो टॉपिक्स होंगे जो आपको प्रोफेशनली लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। जो प्रोफेशनली हमारी जो वर्किंग चल रही होती है, काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक होंगे। हम अपने वीकली बेस पे हम इस तरह के टॉपिक को अपने लेक्चर में कवर करेंगे जो प्रैक्टिकली आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो प्रोफेशनली टॉपिक जो हमने चूज़ किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक के बारे में इंसिस्ट किया है कि इसके बारे में भी एक लेक्चर हुआ आप रिकॉर्ड कराएं। तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये एक लेक्चर हम रिकॉर्ड करा रहे हैं। ये एक्चुअली टॉपिक है सैलरी पे जो आपका टैक्स डिडक्ट होता है, जिसे हम विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं, जो अंडर सेक्शन 149 में कवर किया जाता है, उसके बारे में है ये। उसके बारे में हम आप उसको डिस्कस करेंगे, उसकी कंप्यूटेशन बताएंगे, कैसे वर्किंग होती है, ये हम आपको थॉरली आज के लेक्चर में आपको ब्रीफ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमने कहा कि सेक्शन 149 विद होल्डिंग टैक्स है सैलरी का। ये चीज़ किस में डिफ़ाइन है? ये चीज़ डिफ़ाइन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, जो आपको FBR की वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसमें ये चीज़ डिफ़ाइन है। हमने उसी से इस डेफिनेशन को रिप्रोड्यूस करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जो आपको क्लियर नहीं होगी। हमने उसको थोड़ा सिंपली वे में लिखा है ताकि आपको वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या कहता है सेक्शन 149 जो विद होल्डिंग टैक्स का सैलरी का, ये कहता है एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी टू एन एम्प्लॉय शैल एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द अमाउंट पेड एट द एम्प्लॉयज़ एवरेज रेट of tax computed at the rates specified in division 1 of part 1 of the first schedule on the estimated income of the employee chargeable under the head salary for the tax year in which the payment is made after making adjustment of withholding tax from employee salaries। अभी तो जस्ट मैंने एक रीड आउट किया है। इसमें क्या कह रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट। इसमें ये कह रहा है हर वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जी ये कह रहा है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल। ये किसको कह रहा है? ये उस ऑर्गेनाइजेशन को कह रहा है जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर है या फिर उसको जो है वो जो रन कर रहा है, जो स्ट्रेटजीज़ वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्स हैं जो डिसीजंस लेते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के कि उनके एम्प्लॉयज़ जो उस इदारे में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी की पेमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट, उनकी सैलरी से जो भी उनका टैक्स जो उस अकॉर्डिंग टू सैलरी बनेगा उसको वो डिडक्ट करके फिर उनको पेमेंट करेंगे। अच्छा, वो जो डिडक्ट करेंगे वो किस सोर्स से करेंगे, कहाँ से करेंगे, उसके लिए उन्होंने एक मेथड बताया। इस मेथड से करेंगे। वो मेथड कौन सा है? वो मेथड है, किस मेथड कह लें, डिवीज़न 1 है ऑफ पार्ट 1। डिवीज़न पार्ट 1 एक उसका लॉ है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने डिफ़ाइन किया है। डिवीज़न 1 में जाके आप डिवीज़न 1 खोलेंगे, उसके अंदर डिवीज़न 1 का पार्ट 1 खोलेंगे, उसके फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे तो आपको उस टैक्स की डिटेल मिल जाएगी कि आपकी सैलरी पे कौन सा टैक्स एप्लीकेबल है या कौन सा रिलेवेंट है आपकी सैलरी से। ये उसकी बात कर रहा है। और इसमें ये कह रहा है जो एस्टिमेटेड इनकम होगी जो उस एम्प्लॉइज़ की, ठीक है, जो आपके पास काम कर रहे हैं, जो चार्जेबल है, जिस पे टैक्स चार्जेबल है। टैक्स चार्जेबल के मतलब है, जो मतलब ये है कि उनकी सैलरी टैक्सेबल होगी तो टैक्स कटेगा, टैक्सेबल नहीं है तो टैक्स नहीं कटेगा। चार्जेबल का मतलब है कि एम्प्लॉय चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, यानी जो चार्जेबल इनकम जो है उसकी किसके हेड में, सैलरी में, जिस पे चार्जेबल है। क्या चीज़ चार्जेबल है? टैक्स चार्जेबल है। ठीक है, किसके अंडर द हेड, किस में, सैलरी में, फॉर टैक्स ईयर में। ये जिस ईयर का टैक्स है उसी टैक्स से रिलेवेंट ही बात ही हो रही होगी। ये भी उसको मज़ीद डिफ़ाइन कर रहा है। और ये कह रहा है जो पेमेंट उसको देंगे, जैसे हमने इससे पहले बात की, जो उसको पेमेंट हम देंगे उस एम्प्लॉय को उस नेसेसरी एडजस्टमेंट के बाद या उस टैक्स डिडक्शन के बाद जो पेमेंट आएगी वो आप उस एम्प्लॉय को आप देंगे। जस्ट सपोज़ के एक एम्प्लॉय की सैलरी थी 70,000, ठीक है,
उस पे जो हमारा जस्ट सपोज है कि टैक्स रेट जो हमने टैक्स कैलकुलेट किया, तो उस पे टैक्स रेट कैलकुलेट बन रहा था 2000, ठीक है। अब जो हम उसको पेमेंट करेंगे वो नेसेसरी एडजस्टमेंट क्या चीज़ है, 2000 टैक्स की, और जो हम उसको पेमेंट करेंगे 68,000 करेंगे। अब ये 68,000 उस एम्प्लॉय को जाएगा जो आफ्टर नेसेसरी डिडक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। कौन सा टैक्स कहलाता है ये WH, ये विद होल्डिंग टैक्स कहलाता है, जिसकी एडजस्टमेंट आपको लाजमी करनी होती है। इसके बाद जो भी नेट इनकम आएगी उस एम्प्लॉय की, ठीक है, वो आप उस एम्प्लॉय को दे देंगे या उसको, ठीक है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। इस सारी इसमें डेफिनेशन में ये बात कर रहा है, ठीक है, कि आपने टैक्स एक तो 3-4 पॉइंट है आपने जहन में रखने हैं इस डेफिनेशन में। पहला पॉइंट ये है, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, उस टैक्स डिडक्शन के लिए जो उन सैलरी के लिए एप्लीकेबल है। नंबर 2, जो टैक्स डिडक्ट कहाँ से होगा, डिवीज़न 1 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जिसमें जाके आपको रिलेटेड टैक्स की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। और आपने नेसेसरी एडजस्टमेंट जो होगी उस टैक्स की, जो आप उस चार्ट को यूज़ करते हुए, ये डिवीज़न 1 को यूज़ करते हुए, पार्ट 1 ऑफ जो पार्ट 1 है उसका, ये फर्स्ट शेड्यूल है उस विद होल्डिंग टैक्स का यूज़ करते हुए, जो भी उसकी रिलेटेड टैक्स की जो कंप्यूटेशन होगी उसको यूज़ करते हुए जो भी नेसेसरी आप एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद आफ्टर डिडक्शन या आफ्टर एडजस्टमेंट जो है टैक्स की जो अमाउंट इनकम आएगी वो आप पेमेंट करेंगे किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि जो डिवीज़न 1 जो बात की इसने, पार्ट 1 की इसने बात की, फर्स्ट शेड्यूल की बात की, आपको हो सकता है वो क्लियर ना हो रहा हो, तो अभी हम आपको डिवीज़न 1 या पार्ट 1 या शेड्यूल 1 का एक ड्रॉ करके बताते हैं। एक टेबल फॉर्म में होगा, उसमें सारे रेट्स डिफ़ाइन होंगे, उससे आपको मज़ीद क्लियर होगा कि एक्चुअली ये क्या रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, अभी हमने जैसे आपको डेफिनेशन में उसने बात की थी डिवीज़न 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल जो उसने बात की थी, वो किसको कह रहा है, वो डिवीज़न 1 जो पार्ट 1 जो फर्स्ट शेड्यूल है ना स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली जो हमारा टैक्स स्लैब है उसमें उसको रेफ़र किया जा रहा होता है, जिसको उसका एक टर्म है टैक्स में, उसके टर्म के नाम हम यूजुअली जो होता है उसको टैक्स स्लैब कहते हैं। उसमें वो टैक्स स्लैब जो है डिवीज़न 1 के अंदर आता है। अगर आप थॉरली उस ऑर्डिनेंस को खोल के पढ़ेंगे तो डिवीज़न 1 में जाके उसका पार्ट 1 होगा, उसके अंदर जाके उसके अंदर जाके जो आपका फर्स्ट शेड्यूल होगा उसके अंदर आपको ये टैक्स स्लैब मिलेगा। मतलब काफ़ी इन डेप्थ जाके वो बात करता है वो, ठीक है। मतलब ये कहने का वो उसी चीज़ को रेफ़र कर रहा होता है। मतलब वो रेफरेंस को एक्चुअली वो इंडिकेट कर रहा होता है कि इस रेफरेंस से वो चीज़ आपने ट्रेस आउट करनी है। मिसाल के तौर पे उसने डिवीज़न 1 की बात की, वो टैक्स ऑर्डिनेंस में डिवीज़न 1 आप खोलेंगे, फिर वो कहेगा पार्ट 1 पढ़ें, फिर पार्ट 1 को आपको खोलना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो कहेगा उसके फर्स्ट शेड्यूल में जाके आपको टैक्स स्लैब मिलेगा। और हम जो आपको बता रहे हैं इन शॉर्ट बता रहे हैं, यानी जो जितनी भी वो डिवीज़न 1 की बात कर रहा है, पार्ट 1 की बात कर रहा है, टैक्स पार्ट 1 की बात कर रहा है और फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहा है, और जो फर्स्ट शेड्यूल में जो चीज़ मेंशन है ना वो ये वाला टैक्स स्लैब है। अभी जो रिसेंट ही अब ये एप्लीकेबल है टैक्स स्लैब। ये टैक्स स्लैब 22 से 23 तक की पीरियड का है। 22 से 23 क्यों कहा जाता है इसको? 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 2023 तक, 30 जून 2023 तक ये शेड्यूल इफ़ेक्टिव है, ये वैलिड है। फिर जैसे 1 जुलाई 23 स्टार्ट हो जाएगा तो उससे नेक्स्ट शेड्यूल आएगा, जो गवर्नमेंट नया बजट अनाउंस करेगी तो नया शेड्यूल फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी रिसेंट यही शेड्यूल वैलिड है, इसलिए हम इस पर फोकस करके आपको समझाएंगे और इसी को फर्स्ट शेड्यूल में रिप्रेजेंट किया गया है, इसी शेड्यूल को फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम आपको बताएंगे ये टैक्स स्लैब कैसे काम करता है। मोस्टली स्टूडेंट्स के पास टैक्स स्लैब होता है, इन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि टैक्स हम कैलकुलेट कैसे करें, हमारे सैलरी पे कितना टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे कैलकुलेशन होगी। हम आपको ये टैक्स स्लैब की कुछ 2 प्रैक्टिकली एग्जांपल भी कराएंगे और हम आपको प्रूफ भी करके देंगे कि ये कंप्यूटेशन सही है कि नहीं। इसको हम इसी कंप्यूटेशन को हम टैक्स कैलकुलेटर में भी डालेंगे आपके सामने, उससे भी प्रूफ करेंगे कि आए कि हमारी कंप्यूटेशन सही है या नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट टैक्स स्लैब की तरफ।
ओके स्टूडेंट्स, ये टैक्स स्लैब जैसे मैंने आपको बताया 2022 टू 23 का है, ठीक है, 22 से 23 तक का है, ठीक है। अब इस सैलरीज की रेंज को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले क्या कह रहा है, सब इसके अंदर हमने इसमें 2 कॉलम को लिया गया है। आप जब टैक्स ऑर्डिनेंस में करेंगे उसको आपको मज़ीद और कॉलम मिलेंगे, लेकिन आप वो मज़ीद थॉरली फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि टैक्स स्लैब को यूज़ कैसे किया जाता है, इसलिए हमने सिर्फ इसमें 2 कॉलम को इसमें प्रेफर किया है या इसको रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहला कॉलम टैक्सेबल इनकम, बल्कि एक सीरियल नंबर का है। दूसरा कॉलम टैक्सेबल इनकम का है। तीसरा कॉलम रेट ऑफ टैक्स का है। सीरियल नंबर 1 में क्या कह रहा है, वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज़ 6 लाख। ये कह रहा है जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी वो 6 लाख से अगर एक्सीड नहीं करेगी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, डज नॉट एक्सीड, ठीक है। उस पर रेट ऑफ टैक्स यानी 6 लाख तक कितना है, 0%। फिर सेकंड में आ जाएंगे, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड रुपीज़ 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड रुपीज़ 12 लाख। ये क्या कह रहा है, अब आप दूसरे स्लैब में पहुंच गए, तो दूसरे स्लैब में कह रहा है आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से एक्सीड करेगी, यानी 6 लाख से ज़्यादा होगी, और 12 लाख से कम होगी, 12 लाख से एक्सीड बिलो होगी, तो उस पर कौन सा टैक्स रेट लगेगा, उस पर टैक्स रेट लगेगा, कितना लगेगा, 2.5% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट। एक्सीडिंग अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आपको एग्जांपल में बताएंगे। यानी एक्सीडिंग अमाउंट किससे एक्सीड करेगा तो उस पर टैक्स लगेगा 6 लाख से जो एक्सीड करेगा, क्योंकि 6 लाख पे तो टैक्स है ही नहीं, इसलिए 6 लाख से जो अमाउंट 1 रुपये भी ज़्यादा होगा उस पर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। उस पर जो जितना भी टैक्स अमाउंट एक्सीड करेगा 6 लाख से, उस पर 2.5% टैक्स चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड स्लैब में आ गया, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड रुपीज़ 12 लाख बट डज नॉट एक्सीड 2.4 मिलियन, यानी 24 लाख। और ये कह रहा है थर्ड स्लैब में आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से एक्सीड करे और 24 लाख से बिलो, 24 लाख को एक्सीड न 24 लाख से एक्सीड ना करे तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, 15,000 पे फिक्स अमाउंट उस पर चार्ज होगा, ₹15,000, और 12.5% उस पर रेट अप्लाई होगा। किस पे अप्लाई होगा, जो उसका एक्सीडिंग अमाउंट है। एक्सीडिंग अमाउंट किसका है, 12 लाख का, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से एयर 4 में जैसे ये कह रहा है कि 24 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम हो और आपकी एक्सीड करे, और एक्सीड किससे न करे, 3.36 लाख से एक्सीड न करे, तो उस पर ये स्लैब अप्लाई हो जाएगा। उसमें 1,65,000 फिक्स अमाउंट उस पर चार्ज होगा और 20% रेट अप्लाई होगा, जो आपका 24 लाख से ज़्यादा की आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। इसी तरीके से स्लैब 5 पे आ जाए, ये कह रहा है कि 36 लाख आपकी जो अमाउंट टैक्सेबल इनकम 36 लाख से एक्सीड करे, लेकिन 6 मिलियन से एक्सीड ना करे, तो उस पे 4,05,000 पे फिक्स अमाउंट आएगा और 25% जो अप्लाई होगा एक्सीडिंग अमाउंट पे, जो उससे एक्सीड करती है किससे, 36 लाख से, तो उस पे 25% अप्लाई हो जाएगा। ये कैसे होता है हम आपको कैलकुलेशन में करके बताएंगे, अभी आपको हो सकता है कुछ क्लियर ना हो, आपको एग्जांपल जब कराएंगे तो क्लियर होगा। इसी तरीके से 6 में कह रहा है, वेयर टैक्सेबल इनकम ₹6 मिलियन बट डज नॉट एक्सीड ₹12 मिलियन। आपकी टैक्सेबल इनकम 6 मिलियन से एक्सीड करे, बढ़े, और जो है आपकी 12 मिलियन से एक्सीड ना करे, उसकी रेंज में रहे, ठीक है। 12 मिलियन से मिला के 1150 होगी, ठीक है, 1150 होगी, लेकिन 6 मिलियन से एक्सीड करेगी तो उस पर 10,05,000 रुपये फिक्स अमाउंट चार्ज होगा और 32.5% एक्सीडिंग अमाउंट उसका निकाला जाएगा रेट ऑफ टैक्स को अप्लाई करते हुए, जो 6 मिलियन को एक्सीड करेगा। इसी तरीके से स्लैब 7 पे जब आप आ जाएंगे, ये कह रहा है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड ₹12 मिलियन। अब ये कह रहा है कि जो 12 मिलियन से जितना भी एक्सीड होगा उस पर क्या चार्ज होगा, 29,55,000 रुपये उस पर फिक्स अमाउंट चार्ज होगा, और 35% जो है 35% एक्सीडिंग अमाउंट होगा। किससे एक्सीडिंग अमाउंट, जो 12 मिलियन से जो अमाउंट एक्सीड करेगी उस पर 35% चार्ज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू कराता हूँ। ये होगी एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पे मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है, जैसे मिस्टर ए है, अब इसकी टैक्सेबल इनकम जो है 60,000 है, 60,000 ये टैक्सेबल इनकम के, इसको आप पर मंथ सैलरी के हैं, ठीक है। तो पर मंथ सैलरी है, तो पर मंथ के सैलरी है। अब हम इसकी कंप्यूटेशन करेंगे कि इसके हम
कैसे इस पे टैक्स अप्लाई करें। सबसे पहले आपने कंप्यूटेशन लिखना है ईयरली। अब आपने 60,000 मंथली है ना, तो आपने इसके ईयरली इनकम निकालनी है कि ईयरली कितनी सैलरी बनेगी इसकी। तो मिनिमम सबसे पहले ईयरली इनकम क्या 60,000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, तो आपके पास 7,20,000 पे पूरे साल की टैक्सेबल मिस्टर ए की निकल के आ जाएगी, 7,20,000 पे। अभी आपने क्या करना है, असल काम यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी आपने क्या करना है, ये मिनिमम रेंज लिखा हुआ है ना, हो सकता है आपको क्लियर ना हो रहा हो। ये मिनिमम रेंज आपने उस स्लैब की लेनी है, ठीक है, उस स्लैब की लेनी है जिसमें आपकी टैक्सेबल इनकम फॉल कर रही है, यानी जिसमें आपकी टैक्सेबल इनकम आपकी सैलरी की आ रही है। जैसे 7,20,000 कौन सी मेरी टैक्स स्लैब में आ रही है, इसमें नहीं आ रही, तो ये आ रही है मेरी, इसमें आ रही है सेकंड स्लैब में 12 लाख के अंदर कवर हो रही है। देखें 6 लाख से ज़्यादा अमाउंट 7,20,000 है और 12 लाख से कम है, तो मेरी इसमें मेरा मिनिमम रेंज क्या है, ये मेरी 6 लाख रुपये मिनिमम रेंज है। इसको मैं मिनिमम रेंज कह रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम रेंज उसको कहा जाता है जो आपकी टैक्सेबल इनकम से कम जो रेंज डिफ़ाइन की गई है उस स्लैब में आपकी टैक्सेबल, जो आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से कम जो इनकम डिफ़ाइन की गई है उस स्लैब में, उसको मिनिमम रेंज कहा जाता है। उस मिनिमम रेंज को आपने माइनस कर देना है अपनी टोटल इनकम से, तो आपके पास 1,20,000 पे डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, ये डिफरेंस कौन सा है जिसको ये कह रहा है ना स्टूडेंट्स, 2.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज़ 6 लाख। 6 लाख से जो ज़्यादा होगा उस पर 2.5% करेगा। 6 लाख था हमारा, 7,20,000 है, तो एक्सीडिंग अमाउंट कितना आ गया, 1,20,000 पे, ठीक है। इस पे मैंने 2.5% अप्लाई कर दिया। ये 2.5% 3,000 रुपये आपका टैक्स निकल के आ गया, जो कि विदहोल्डिंग टैक्स है। ये पूरे साल का है स्टूडेंट्स, ये पूरे साल का है। आपने इसको पर मंथ में कैलकुलेट करना है। 3,000 को आपने डिवाइड कर देना है 12 से, तो 250 रुपये पर मंथ आपका विद होल्डिंग टैक्स जो है, इसको हमने डिवाइड किया 12 से, तो मंथली टैक्स आ गया 250 रुपये। अब जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे, जैसे उसमें डेफिनेशन में भी उसने कहा था कि एम्प्लॉयज़ को जो आप सैलरी पे करेंगे वो नेसेसरी एडजस्टमेंट टैक्स की करने के बाद उसको पे करेंगे। ये नेसेसरी एडजस्टमेंट ये है पर मंथ वाली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने 60,000 सैलरी थी उसकी, उसमें से 250 रुपये आप डिडक्ट करेंगे और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है या नेट सैलरी है 59,750 आप उस एम्प्लॉय को पे कर देंगे थ्रू बैंक अकाउंट, जो भी उसका बैंक अकाउंट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने एक रेंज को आपने बता दिया। अच्छा, ये तो सिंपल मैंने आपको एक बताया कि इसमें कैसे 2.5% कैलकुलेट कर। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें फ़िक्स अमाउंट भी आएगा। आपने इसी तरीके से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। मिस्टर बी मंथली सैलरी रुपीज़ 1,20,000। मिस्टर बी है, उसकी मंथली सैलरी है 1,20,000, ठीक है। और इसको आपने ईयरली में कैलकुलेट कर दिए हैं। ईयरली इनकम क्या करना है, 1,20,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 14,40,000 रुपये आपके पास ईयरली इनकम आ जाएगी उसकी। अब आपने ये चेक करना है 14,40,000 पे कौन से स्लैब में आ रही है, कौन से स्लैब में ये एग्जिस्ट करती है ये वाली सैलरी। आपने यहाँ से देखना है 14,40,000 तो आपका आ रहा है, देखें सेकंड में तो नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज ही 12 लाख तक है और हमारी ईयरली इनकम आ रही है 14,40,000 रुपये, तो थर्ड पे आ जाएंगे। थर्ड पे आप आएंगे तो देखें 12 लाख से एक्सीड है और 24 लाख के अंदर है, बिल्कुल सही है। हमारी जो इनकम है 14,40,000 थर्ड स्लैब में अब फॉल कर रही है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है। अब इस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे, मैंने कहा जिस पहले आपने ये ढूंढना है कि आपकी एक्चुअल इनकम किस स्लैब में आ रही है। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप मिनिमम रेंज ढूंढनी है उसकी। मिनिमम रेंज कौन सी है, थर्ड स्लैब की, ये 12 लाख है। क्यों, आपकी एक्चुअल सैलरी से कम है, ठीक है। टोटल एक्चुअल सैलरी जो है, आपने क्या करना है 14 लाख में से 12 लाख को माइनस करना है। बैलेंसिंग फिगर कितनी आई, 2,40,000 रुपये। ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ से आई, क्योंकि 12 लाख से जो अमाउंट एक्सीड कर रहा है ना उसका बैलेंसिंग फिगर है, जो यहाँ पे भी कह रहा है ₹15,000 प्लस 12.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹12 लाख। ये उसी का 12 लाख का एक्सीडिंग अमाउंट निकाला गया है ताकि उस पर 12.5% अप्लाई कर सकें और 15,000 भी उसका शामिल होगा जो फिक्स अमाउंट होगा, जो टैक्स का पार्ट बनेगा। आपने क्या करना है, एक्सीडिंग अमाउंट आ गया 2,40,000 रुपये, टैक्स रेट 12.5% अप्लाई कर दिया तो 30,000 ईयरली टैक्स आ गया उसका। ये यहाँ तक क्लोज नहीं हुआ स्टूडेंट्स।
अब नेक्स्ट स्टेप, अब फिक्स अमाउंट कितना था 15,000 रुपये। ये तो आपने 12.5% आपने कैलकुलेट करके निकाला। 15,000 और भी शामिल करना है जो एज़ पर स्लैब है, फिक्स अमाउंट एज़ पर स्लैब करके मैंने मेंशन किया। तो आपके पास टोटल टैक्स आ गया 45,000 पे आ गया। अब इसको आपने डिवाइड कर दिया, टोटल टैक्स को आपने डिवाइड कर दिया 45,000 डिवाइड बाई 12, आपके पास आ गया 3,750 मंथली टैक्स आ गया। अब जब मंथली सैलरी जो लेगा वो एम्प्लॉय 1,20,000, उसमें से माइनस करेंगे 3,750, जो आपके पास नेट सैलरी आएगी 1,16,250। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 एग्जांपल आपको बता दी। आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है तो आपके इंशाल्लाह हर आंसर आपका एक्यूरेट आएगा और आपका बिल्कुल, आप किसी और चैनल से भी, किसी और सोर्स से भी चेक करना चाहें, ये मेथड हर जगह अप्लीकेबल होगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ इन्हीं जो हमने वेरिफिकेशन किए, अब मैं आपको टैक्स कैलकुलेटर में इनकी फ़िगर डाल के आपको बताता हूँ कि हमने सही कैलकुलेशन की है या नहीं की। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने कंप्यूटेशन की है, ये मैं आपको 2 पिक भी आपको मैं शो कर दूँगा, 2 पिक्चर आपको शो कर दूँगा, जिसमें ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमने जो टैक्स कैलकुलेशन की है ये इफ़ेक्टिव हैं कि नहीं है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने ये कैलकुलेशन की है, आय के इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। वो पिक्चर मैं आपकी नॉलेज के लिए शो करूँगा टैक्स कैलकुलेटर से। वो टैक्स कैलकुलेटर की पिक्चर होंगी जो रिसेंट अभी अपडेटेड है आपके गूगल पे। आप डिफरेंट कंपनीज़ उसको अपने नाम से वो देती हैं, अनाउंस करती हैं। तो आप किसी भी कंपनी का जो अपडेटेड होगा वो कैलकुलेटर खोल के उसमें ये वाली फ़िगर डालेंगे आप, तो आपको जो है आपको कंफर्मेशन हो जाएगी आएगा ये वेरिफिकेशन सही है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का आपको टॉपिक कैसा लगा स्टूडेंट्स? अगर आप हमें मज़ीद अपनी सजेशन देंगे कि इस तरह के प्रोफेशनली टॉपिक भी हमारे चैनल में डिस्कस होने चाहिए, तो अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर नेक्स्ट हम और भी टॉपिक जो है आपके लिए लाएं जो प्रोफेशनली हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है, आपके कोलीग्स के लिए, तो और उनके लिए स्पेशली कि जिनको प्रोफेशनली वर्किंग में किसी जगह किस एरिया में, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको वर्किंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, टैक्स वर्किंग में प्रॉब्लम होती है, दूसरे एरियाज़ में प्रॉब्लम, तो हम उनके लिए भी इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक लाएंगे, तो जिनको आपको करके मज़ा आएगा और जो आपकी कन्फ्यूजन है वो भी इससे दूर होगी और काफ़ी आपके काम में भी इम्प्रूवमेंट आएगी इससे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियोस को कर दें लाइक, शेयर करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।